अकबर ने एक शाम अपने दरबार में गंभीर मुद्रा में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक सरल सा प्रश्न पूछूंगा। बताओ, सच्चा दोस्त कौन है? दरबार में शोर कम हुआ और एक अनकही जिज्ञासा हर आंख में चमक उठी। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सोचा कि यह तो वही पुराना मजाक होगा जिसमें बीरबल अपनी चपलता से सबको चकमा दे देगा। पर अकबर की आवाज में आज कुछ अलग था। उसमें तीव्रता और जिज्बा, एक ऐसे प्रश्न की जो स्वयं बादशाह के दिल के किसी कोने में गूंज रहा था। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उठा और बोल पड़ा, महामहिम, सच्चा दोस्त केवल शब्दों से नहीं पहचाना जाता, पर आज मैं एक कहानी सुनाकर बताऊंगा जो आपका मन भी छू लेगी और दरबार वालों की समझ भी। अकबर की नजरों में उत्सुकता और फिर अनुमति का संकेत था। बीरबल ने कहनी शुरू की। बहुत वर्षों पहले, जब हम अभी छोटे थे और शहजादा के रूप में आप नए नए किले में घूमते थे, उस समय हमारे नगर में दो युवक रहते थे, रमजान और नीलू। दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, एक ही स्कूल में पढ़े और बचपन में दोनों ने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे जीवन भर साथ निभाएंगे। रमजान की किस्मत छोटी सी थी। वो गरीब परिवार से था, पर तेज तर्रार और ईमानदार था। नीलू का परिवार मध्यम था, पर धन संपत्ति ने उसके दिल में धीरे धीरे आत्मकेंद्रितता भर दी थी। फिर भी दोनों में बचपन की दोस्ती की मिठास बनी रही। कम से कम बाहरी दुनिया को तो ऐसा ही लगता था। बीरबल ने अपनी आंखें धीरे से अकबर की ओर घुमाई और सुनाना जारी रखा। एक बार हमारे शहर में कठोर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, व्यापार धीमे पड़ गए और कोठियां खाली होने लगी। नीलू के पिता के व्यापार को भी झटका लगा और धीरे धीरे उनके पास मौजूद संसाधन कम होते गए। उस कठिनाई में नीलू ने अचानक एक नई पहचान ले ली। वो आराम और आत्म सुरक्षा की ओर भागता दिखा और उसने अपने आसपास के लोगों से दूरी बना ली। रमजान, जिसने कभी कोई बड़ा समर्थन न पाया था, अपनी ईमानदारी के साथ गांव के बुजुर्गों की मदद करने लगा। मजदूरी कर रहा था, पर हर किसी के दुख में हाथ बढ़ा देता था। नीलू की तरफ से दोस्ती की गर्माहट धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, पर वो ज़बानी रूप से न तो अलग हुआ और न ही कुछ कह सुनाया। जैसे दो लोग अपनी अपनी दुनिया में रहते हुए भी पुराने वादों की परछाई लेकर चलते रहे। दरबार में लोग मुस्कुराकर बैठ गए। बीरबल की आवाज में सादगी और कथा में एक नाटकीय ठहराव आ गया। वो आगे बढ़ा। फिर एक घटना हुई जिसने सब कुछ परख दिया। शहर में एक बीमारी फैली। तेज बुखार और भूख ने लोगों को जकड़ लिया। खाने पीने की चीजें कम पड़ गई और डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं था। ऐसे समय में राजा ने आदेश दिया कि हर संपन्न परिवार को बड़े सहयोग के साथ गरीबों की मदद करनी चाहिए। पर आदेश कागज पर रह गया। भय और स्वार्थ के आगे बहुतों ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली। नीलू का परिवार भी दरअसल इस भय का शिकार हुआ। उनके पास पहले जो भंडार थे, वे भी अब पिघलने लगे। ऐसे में नीलू ने एक रात फैसला किया कि वो कुछ सामान बेचकर अपने घर का पेट भरेगा और अपने परिवार को बचाएगा। उसने रमजान से कहा, मेरे पास कुछ अच्छो नहीं बच रहे, इसलिए तुम मेरी मदद करो, हमारे पुराने वादे को निभाओ। रमजान ने बिना किसी संकोच के अपनी जेब से आखिरी रुपया निकालकर नीलू के हाथ में दे दिया। लेकिन नीलू ने जब उस रुपए से दूसरे व्यापारियों को भुगतान शुरू किया और देखा कि कुछ लोग अधिक लाभ ले रहे थे, तो उसका स्वभाव बदल गया। उसने रमजान से दूरी बना ली और कहने लगा कि वो अब खुद संभाल सकता है। उसने मेहनत नहीं की। उसने सहजता से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। बीरबल ने आवाज धीमी की और फिर कहा, लेकिन असली परीक्षा तो तब आई जब नीलू का घर पूरी तरह से ठहर गया। उनके पिता अचानक बीमार पड़ गए और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। नीलू ने शहर के अमीरों के दरवाजे खटखटाए, पर सबने मुंह फेर लिया। इतनी विपत्ति में नीलू ने अपने पुराने दोस्त रमजान का नाम लिया। रमजान के पास भी संसाधन कम थे, पर उसने सब कुछ छोड़कर
नीलू के घर जाकर दवाइयां ढूंढी, बिस्तर संभाला और नीलू के पिता की सेवा की। नीलू की आंखों में अभी भी अभिमान रहा। वो शर्मिंदगी और अहंकार के बीच जूझता रहा, पर रमजान बिना किसी दाम के, बिना ये सोचकर कि उसे बदले में क्या मिलेगा, सिर्फ दोस्ती के नाम पर खड़ा रहा। बीरबल की बातों में ऐसा सरल सा मानवीय भाव था कि अकबर के चेहरे पर अक्स दिखने लगा। वो सोच रहा था कि क्या वही होता यदि राजा ही कठिन समय में अकेला पड़ जाए। बीरबल ने फिर कथा को एक मोड़ दिया। एक रात जब शहर के लोग भय में सो रहे थे, नीलू के घर में चोरी हुई। लोग बोले कि मजबूरी ने लोगों को ऐसे कामों पर उकसाया है, पर जब चोरी की रिपोर्ट पुलिस में हुई तो सारे संकेत अपने ही घर के किसी शख्स की ओर इंगित कर रहे थे। नीलू के कुछ परिचितों ने बदनामी बचाने के लिए सच्चाई से परहेज किया और झूठ बोलना शुरू कर दिया। रमजान ने देखा कि सच छिप रहा है, पर उसने तय किया कि बिना सच्चाई के किसी की प्रतिष्ठा नहीं बचाई जा सकती। उसने सबूत इकट्ठे किए, पर सबसे बड़ा चुनौती यह थी कि जब उसने अदालत में जाकर सच बताया तो नीलू का नाम भी संदिग्धों में आ गया। नीलू के चेहरे पर शर्म की परत आई। उसने पहली बार अपने भीतर की कड़वाहट और स्वार्थ को देखा और माना कि उसने अपने दोस्त की सच्ची मदद उसी समय नहीं की जब उसकी जरूरत थी। वो केवल दिखावे का दोस्त था। रमजान ने सबके सामने ये स्पष्ट कर दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ा दोस्त है, और नीलू के खिलाफ जाकर उसने अपने दोस्त की गरिमा बचाई, क्योंकि सच्चा दोस्त वही है जो जरूरी सच्चाई कह दे, भले ही वो असहज हो। दरबार एक पल के लिए सन्न था। बीरबल ने धीरे से कहा, अब जब सब कुछ खुल गया, नीलू ने दो तरह के लोगों को परखा। एक वो दोस्त जिसने दिखावे के लिए साथ दिए, और दूसरी वो जिसने बिना शर्त साथ निभाया और सच्चाई के साथ उसका सामना किया। नीलू ने जाना कि असली दोस्त वही है जो तुम्हें सिर्फ तारीफ न करे, तुम्हें कंधा दे, तुम्हारे लिए संघर्ष करे और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे दोषों का सामना करने में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। उसने रमजान से माफी मांगी और समझा कि दोस्ती कोई सौदा नहीं है जिसे समय पर नवीनीकरण किया जा सके। ये एक जीवन भर का वादा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और चाय की प्याली पर हाथ फेरा, जैसे उसकी कहानी का यथार्थ अभी भी उसी प्याली में तैर रहा हो। अकबर ने अपने हाथ से दाढ़ी छुई और पूछा, पर बीरबल, यदि कोई दोस्त सच्ची बात कह दे और वो दर्द दे, तो क्या उससे नाता नहीं टूट जाता? क्या हर समय सच बोलना ही सच्ची दोस्ती है? बीरबल ने एक नटखट मुस्कान दी और कहा, महामहिम, सच बोलना एक कला है, और सच्ची दोस्ती वो भी है जो दर्द देने के तरीके को समझती है। सच्चा दोस्त वह है जो सत्य बोलते हुए भी आपके घावों पर मरहम लगाना नहीं भूलता। वो आप में सुधार लाने के लिए कठोर होता है, पर आपके खिलाफ नहीं। वो आपकी प्रतिष्ठा बचाता है, पर झूठ से नहीं। वो आपको कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ता और हल्की फुल्की तारीफों से धोखा नहीं देता। कभी कभी सच बोलना ही इनके बीच की डोर को मजबूत कर देता है, क्योंकि झूठ बस एक इमारत है जो भीतर से सड़ती है। दरबारियों ने सर तेज हिलाए और एक एक कर प्रश्नों की झड़ी लगने लगी। कोई जानना चाहता था कि रमजान ने कैसे इतने साहस से मामला खोला। अन्य किसी ने पूछा कि नीलू ने माफी क्यों मांगी। बीरबल ने सबको शांति से सुनाया। रमजान ने देखा कि शहर में सुशासन के नाम पर कुछ और खो रहा है, मानवता। उसने सोचा कि दोस्ती केवल उपहार और हंसी नहीं है, ये मूल्य, कर्तव्य और संकट में साथ खड़ा होने का संग्राम भी है। इसलिए उसने कठिन सच्चाई को अपनाया, और नीलू ने जब अपने कृत्यों का फल देखा, तब अहंकार का खोल टूट गया और उसे अपने मित्र की असली ममता का एहसास हुआ। उसने जाना कि सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें उस समय नहीं छोड़ता जब दुनिया तुम्हें भूल जाती है। कहानी खत्म होते होते बीरबल ने एक छोटा सा हंसता हुआ पन्ना निकाला और, महामहिम, अब मैं वही उत्तर दूंगा जो आज आपके सवाल का सार है, पर मैं इसे सीधे शब्दों में नहीं कहूंगा। मैं बस एक प्रश्न पूछता हूं, क्या वो व्यक्ति जो आपके साथ तब भी रहता है जब आपके पास कुछ नहीं होता, और जो आपकी भलाई चाहता है भले ही उसे कुछ भी वापस न मिले,
क्या वही सच्चा दोस्त नहीं? अकबर ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे पहले से ही उत्तर जानता हो, पर उसे किसी दूसरे के कलम से लिखवा लेने की महिमा मिली हो। उसने कहा, हां बीरबल, तुम्हारी कहानी ने मेरी आंखें खोली। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, जो सच्चाई बोले पर प्यार से, और जो हमारी गरिमा बचाए, और जो हमें सुधारने में मदद करे, न कि केवल गुलामी करे। दरबार में एक बुजुर्ग ने कहा, पर महामहिम, क्या कोई ऐसी परीक्षा है जो हम कर सकें जिससे हम अपने मित्र जान सकें? बीरबल ने सिर हिलाया और बोला, परीक्षाएं बनती तो है, पर उन्हें करने की इच्छा और समझ दोनों चाहिए। मित्रता को परखना कोई खेल नहीं, पर समय और परिस्थिति स्वयं सबसे बड़ी कसौटी है। कठिनाइयों में जो नहीं छूटता वही साथ ही सच्चा है। और याद रखिए, कभी कभी हमें खुद भी सच्चा दोस्त बनना पड़ता है, अपने मित्रों के साथ वो सच्चाई और सहारा देना जो हमें किसी दिन चाहिए हो सकती है। अकबर ने गहरी सोच में कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने कई सहयोगियों पर विचार आया। मुझे अब समझ आ रहा है कि एक राजा के पास चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, असली रिश्ते वही हैं जो उसके अपने हों। वे जो किसी दिन उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्म से जुए हों। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, और महामहिम, राजा भी एक मित्र है अपने प्रजा का। यदि वो सच्चाई सुनने का साहस रखता है और अपनी गलतियों को मान लेता है तो वही सच्चा मित्र बनता है। कथा के बाद कई लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी की झलकियां साझा की। एक नौजवान ने बताया कि उसका मित्र उसे सच्चाई बताने से डरता था, पर अब वो चाहता है कि मित्र उसे सच बोले। एक वृद्ध ने कहा कि उसने कई मित्र खोए, पर कुछ वही बचे जो कठिन समय में साथ थे। एक महिला ने आंखें भर आई और कहा कि उसके ससुराल की सफर कठिन था, पर एक मित्र ने घर की स्थिति संभाली और उसे रोजी रोटी दिलाई। वो दोस्त उसकी असली बली थी। हर जुबान पर वही आशय था, मित्रता केवल हंसी और शमशमाहट नहीं, बल्कि कठिनाई में आदान प्रदान और ईमानदारी भी है। बीरबल ने अंत में कहा, सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हें कमजोर होने पर छिपाकर न रखे, बल्कि तुम्हें संभालते हुए ऐसी ताकत दे कि तुम फिर से चल सको। वो जो तुम्हें सच्चाई से मिलाकर तुम्हें और बेहतर बनाए। और मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे कर्मों और समय की कठोरता है। वो सबको अलग कर देती है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने आज फिर दरबार की आंखों में वही जादू करा दिया बीरबल। पर अब मुझे बताओ, ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं? बीरबल ने हल्की सी हंसी में कहा, महामहिम, मित्र कहीं खोजे न जाते, वे समय के साथ बनते हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मों से। अगर हम स्वयं सच्चे और सहायक बनेंगे तो हमारे चारों ओर वही लोग खड़े होंगे। और याद रखिए, मित्रता भोगने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती है। उस शाम के बाद अकबर ने अपने महल में कुछ नियमों में बदलाव किए। न केवल लोगों के बीच न्याय और मदद को बढ़ावा दिया गया, बल्कि दरबार में भी ऐसे अवसर बनाए गए जहां लोगों को बिना शर्म के सच्चाई कहने की आदत पड़ी। लोगों ने भी अपने मित्रों की परख बदल दी। किसी को केवल स्थिति और दौलत से आंकना बंद कर दिया गया। रमजान और नीलू की तरह कई ऐसे रिश्ते थे जिन्होंने नए अर्थ पाए। कुछ टूटे, पर कई मजबूत होकर रहे। और बीरबल की उस कथा ने सालों तक लोगों के दिलों में घर किया। जब भी कोई पूछता कि सच्चा दोस्त कौन है, तो लोग अब मुस्कुराकर कहते, वो जो हमारे साथ तब भी रहे जब हमारे पास कुछ नहीं, जो हमें सच्चाई से संवार दे और जिसे हमारी भलाई की परवाह हो, वही सच्चा दोस्त है। कहानी के आखिर में अकबर ने बीरबल की ओर देखें और कहा, तुमने दूर की बातें सुना दी, पर असल में ये वही सिख है जो मेरे महल से निकलकर हर कस्बे में फैलनी चाहिए। बीरबल ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी, फिर सरलता से बोला, महामहिम, दोस्ती एक पौधा है, उसे पानी देते रहो, बदले में फल अपने आप आएंगे। और उसी रात जब दरबार के दिए बुझे और महल में सन्नाटा छाया, अकबर के मन में बीरबल की कहानी की गूंज घर कर गई। एक ऐसी गूंज जो हर उस दिल में पहुंचती रही जहां दोस्ती की कद्र अभी निभानी बाकी थी।
मकर संक्रांति का उजला सवेरा हुआ। आसमान में पतंगों का समंदर लहराने लगा था और बाजारों की रौनक कुछ अलग ही थी। लोहा की सीटी, गुड़ के ढेर, तिलड्डू की मिठास और पतंग काटने की तरह की चहलकदमी। आगरा का महल भी उस उत्सव की हल्की हलचल से अछूता न रह पाया। अकबर ने समुद्र सी उत्साह देखकर सोचा कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर कुछ नया किया जाना चाहिए। कोई प्रतियोगिता जिसमें न केवल महारत दिखाई जाए बल्कि लोगों की रुचि और मेलजोल भी बढ़े। उसने दरबार में प्रस्ताव रखा कि एक भव्य पतंगबाजी प्रतियोगिता रखी जाए, जिसमें सभी शहजादों, अमीरों और नगरवासियों को आमंत्रित किया जाएगा। विजेता को पुरस्कार के साथ साथ शहर में एक दान वितरण कराने का मान भी दिया जाएगा, ताकि जीत का सुख सब में बांटा जा सके। दरबारियों ने उत्साह से तालियां बजाई। कुछ लोगों ने सोचा ये केवल राजसी दंगल होगा। कुछ ने इसमें दामपेंच और राजनीति देखी, पर अकबर की मंशा साफ थी, त्योहार का रस हर किसी तक पहुंचना। बीरबल ने एक झटके में दरबार की हवा को पढ़ा और मुस्कुराकर बोला, महामहिम, यदि आप चाहे तो मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अकबर ने कुछ क्षण ठिठका, फिर चुटकी लेते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी पतंग कहाँ? क्या तुमने गांव के किसी दर्जी से बनवाई है? बीरबल ने नटखट मुस्कान में उत्तर दिया, महामहिम, पतंग मेरे पास नहीं है, पर नीयत साफ है, और नीयत से बड़ी चीज क्या। अकबर हंसा और नियम घोषित कर दिए। अगली सुबह सूर्य उगने के बाद महल के सामने के खुले मैदान में बड़ी प्रतियोगिता होगी। शहर भर के पतंगबाज इकट्ठे हो गए, कुछ महारथी, कुछ नए और कुछ ऐसे जो केवल दिखावे के लिए आए थे। अमीरों ने महंगी महंगी पतंगे, बांस के मजबूत डंडे और रंग बिरंगे रेशमी धागे मंगवाए थे। कुछ ग्रामीणों ने हस्तशिल्प की पतंगे बनाए थी, जिन पर सरल सुंदरता थी। बीरबल ने भी अगले दिन एक सादा सा कपड़ा बांधा और एक छड़ी ली। लोग उसे देखकर हंसे। कुछ ने तो कहा भी, बीरबल, तुम्हारी पतंग की क्या औकात। पर बीरबल की आंखें शांत और आवाज में ठहाका था, देखना महामहिम। प्रतियोगिता के दिन महल का मैदान रंगीन रंगीन पतंगों से भरा हुआ था। बच्चों की उछलती कूदती भीड़, ऊंची आवाजें और हर तरफ उत्सव की खुशबू। अकबर ने शाही आसन पर बैठकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। नियम सरल थे, जो पतंग सबसे अधिक पतंगे काटे और सबसे लंबे समय तक उड़ती रहे, वही विजेता माना जाएगा। पर बीरबल ने अपनी योजना पहले ही मेरे में रखी हुई थी। वो जानता था कि केवल सुंदर पतंग और मजबूत धागा ही जीत नहीं दिलाते। समझदारी, समय और छोटा सा नाटक भी अक्सर निर्णायक होता है। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले कुछ होते ही अमीरों की रेशमी पतंगों ने आकाश पर अपना रंग दिखाया, तेज, चमकीली और ऊंची। पर रेशम की पतंगे हल्की भी होती है और हवा के जोर पर ज्यादा झूलती है। इनसे जादू जैसी कटारियां नहीं बन पाती। वही गांव के कुछ विद्वान पतंगबाज अपने सरल परंतु मजबूती भरे धागों से आगे बढ़ रहे थे। भीड़ में से किसी ने कहा, आज तो कुछ भी हो सकता है, एक एक पतंग में दाव ज्यादा है। बीच बीच में बीरबल ने ध्यान से देखा कि एक नन्हा सा बच्चा, जिसका नाम मोहन था, मैदान के कोने में बैठा है। मोहन के हाथ में टूटी हुई पतंग का टुकड़ा था और आंखों में उस खास चमक के साथ उस उत्सुकता की पूरी तस्वीर। उसका पिता एक गरीब रेतिया था, जो रोज घर का गुजर बसर करता। मोहन की मां ने उसे भेजा था कि वो तिलड्डू और गुड़ खरीद लाए, पर मोहन की नजर प्रतियोगिता पर टिक गई और उसने अपनी छोटी सी बची खुची पतंग का टुकड़ा सहेज रखा। बीरबल ने मोहन को निहाल देखा। उसकी आंखों में उत्सव था, पर हाथों में कुछ भी नहीं। बीरबल का दिल नरम हो आया। वो जानता था कि सच्चे उत्सव की चाशनी तभी पूरी होती है जब सबको कुछ मीठा मिल सके। बीच में एक दो जमीनी विवाद भी हुए। कुछ अमीरों ने दूसरे के धागे पर तेज कट लगाए, कुछ ने रेशमी कोन से छेद कर दिए। मामला तब और दिलचस्प हुआ जब एक कुटिल दरबारी, जिसका नाम चतुर्वेदी था, ने कुछ चोरी छिपे तरीके अपनाए।
उसने अपने गुलेलदार मददगारों से कुछ पतंगों के धागे काटवा दिए ताकि वे आम लोगों की पतंगे भी उड़ान भरने न पाएं। बीरबल ने ये चुस्ती देखी और शांत भाव से विचार करने लगा। आखिरकार मौके का पल आया। सभी पतंगबाजों ने अपनी अपनी पतंगे ऊंची छोड़ी और हवा में रंगों के झंडे लहराने लगे। भीड़ चीख रही थी और हर आंख आसमान की ओर रह गई। अचानक हवा ने जोर पकड़ा और पतंगे एक दूसरे के करीब आई। हवाओं की ये लड़ाई थी। कुछ पतंगे कटती गईं, कुछ छलांगे खाई और कई ने हवा में ऐसे नृत्य किए कि लोग दंग रह गए। बीच में एक क्षण आया जब बीरबल ने अपनी सादी पतंग को धीरे धीरे हवा में छोड़ा। सब लोग बोले, वो क्या कर रहा है? उसकी पतंग तो साधारण है। पर बीरबल की चाल बेहद सूझबूझ से भरी थी। उसने अपने धागे पर एक छोटा सा रेशमी पंख लगाया था जो उसने गुप्त रूप से कुछ गरीबों के घर जाकर लिया था। वो पंख इतना हल्का था कि उसे हवा ने पकड़ लिया, पर उसकी खासियत यह थी कि वो धागे की कतरन में जकड़कर पतंग को एक विशेष प्रकार का मोड़ दे देता था, जिससे पतंग हवा बदलने पर भी स्थिर रहती थी। ये कोई जादू नहीं था, बस बीरबल की छोटी सी खोज जिसका प्रभाव बड़ा निकला। समय बढ़ता गया। अमीरों की चमकीली पतंगों ने कई प्रतिद्वंद्वियों को काटा, पर वे जल्दी ही ठहर गई क्योंकि ऊंचाई पर रेशम का असर थोड़ा कम था। गांव वालों की पतंगे बचाव कर रही थी, पर उनमें वो चाल न थी। तभी चतुर्वेदी की चाल दिखाई दी। उसके लोग कुछ कोनों से पतंगों के धागे काटने लगे। भीड़ में बवाल हुआ। लोगों ने चीख चीख कर कहा कि नियम का उल्लंघन हुआ है और जो पकड़ा जाएगा उसे प्रतियोगिता से बाहर कर देना चाहिए। अकबर ने अपने निरीक्षकों से पूछा, पर कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं था। तभी मोहन, वो नन्हा बच्चा, बोला। उसने चतुर्वेदी के एक आदमी को देखा था जो मैदान के किनारे कुछ लपटों के पास खड़ा था और उसी ने चुपके से कुछ धागे काटे थे। लोगों ने उसे अनसुना किया, पर बीरबल ने मोहन की बात पकड़ी और कहा, यह मोहन बोल रहा है। उसने जो देखा है वो आज की सच्चाई भी दिखा सकता है। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, बचपन की आंखें कई बार प्रौढ़ों से बेहतर देखती हैं। उन्होंने मोहन से कहा कि वो बताए। मोहन ने हिम्मत करके सारी बात बता दी। अकबर ने आदेश दिया और उस आदमी को पकड़वा लाया गया। आदमी ने नाम लिया और बताया कि उसे पैसे दिए गए थे। ये खुलासे ने लोगों की नजरें चौंका दी। चतुर्वेदी की चाल पकड़ ली गई। अकबर ने कड़ा निर्णय करते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाए और प्रतियोगिता पुनः जारी रहेगी। चतुर्वेदी के चेहरे पर लालिमा आई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, यह सब मेरे अकेले का काम था। मैंने कुछ भी नहीं कहा। पर अब दाग लग चुका था। प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। हवा ने एक बार फिर अपने रंग दिखाए और पतंगे ऊंचा नीचा होती रही। इस बीच बीरबल ने देखा कि कुछ लोग विजय के नाम पर केवल दिखावे पर ध्यान दे रहे हैं। उसे याद आया कि अकबर ने कहा था, विजेता को पुरस्कार के साथ शहर में दान वितरण कराना होगा ताकि उत्सव का लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे। बीरबल ने ठानी कि वो इस पुरस्कार को केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए सदुपयोग करेगा जिनकी खुशी एक राजा की खुशी से भी बड़ी थी। गरीब परिवारों के बच्चों की हंसी और बूढ़े मां बाप की थाली। आखिरकार वो क्षण आया जब बीरबल की पतंग ने एक मजबूत प्रतिद्वंदी की पतंग को काट दिया। वो पल थोड़ी चालाकी और थोड़ी किस्मत का मेल था। बीरबल ने अपने धागे की दिशा को बदलते हुए दूसरे की पतंग की परछाई में ऐसा मोड़ दिया कि वो कट गई। भीड़ में चीख पुकार हुई और बीरबल के नाम की आवाज उठी, पर कुछ लोग इसे चाल ही मान रहे थे। किसी ने कहा कि उसने जाल लगाकर किया। बीरबल ने शांत होकर कहा, देखो मित्रों, ये तो पतंग की लड़ाई है। हर किस्सा साफ और सामने होता है। जो जितना समझता है उतना ही आगे बढ़ता है। अकबर ने अंततः बीरबल को विजेता घोषित किया और पुरस्कार देने का आदेश दिया। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट हुई, पर बीरबल ने पुरस्कार लेने से पहले एक शर्त रखी। महामहिम, उसने कहा,
मैं ये इनाम तभी स्वीकार करूंगा यदि आप मुझे अनुमति दें कि मैं इस पुरस्कार का एक बड़ा हिस्सा गांव के उन परिवारों में बांट दूं जो आज नहीं आ पाए, और कुछ हिस्सा मोहन जैसे बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां खरीदने के लिए रखा जाए। अकबर की आंखों में प्रसन्नता की झलक दिखी। वो जानता था कि बीरबल केवल जीतना नहीं चाहता, वो इससे लोगों का भला करना चाहता है। अकबर ने हर्ष से कहा, बीरबल, तुम्हारी सोच एक राजा की तरह है। चलो, आज से ये नियम बना कि हर त्योहार का एक हिस्सा समुदाय के लिए समर्पित रहेगा। बीरबल ने पुरस्कार का एक बड़ा भाग दान कर दिया और मोहन की छोटी सी खुशी के लिए कुछ रंगीन पतंगे और तिलहल्डू बांटे। मोहन की आंखों में चमक थी और उसने धीरे से कहा, धन्यवाद बीरबल अंकल। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया। यही असली जीत है। पर कहानी यही खत्म न हुई। चतुर्वेदी का अपमान और मूर्खतापूर्ण हरा भरा चेहरा कुछ ही दिनों में पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। उसने सोचा कि वह अपनी सत्ता और प्रभाव का प्रयोग करके सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, पर जनता ने उसे सबक सिखा दिया। उसकी चाल पकड़ ली गई और अकबर ने उसे दरबार से बाहर कर दिया। यह संदेश था कि त्योहारों में छलकपट की कोई जगह नहीं। कुछ सप्ताह बाद, जब मकर संक्रांति की मिठास अभी भी लोगों के मन में ताजी थी, बीरबल ने एक छोटा प्रयोग किया। उसने अखबारों के माध्यम से ये घोषणा करवाई कि प्रत्येक वर्ष महल के द्वार पर एक त्योहार उपहार कोष रखा जाएगा, जिसमें अमीर और गरीब दोनों दान दे सकेंगे। राजा स्वयं भी इसमें योगदान देंगे। इसका उद्देश्य था कि त्योहारों की खुशियां केवल महल तक सीमित न रहें। ये विचार लोगों को भा गया और हर साल त्योहार के समय ये कोष भरता गया। समाज में ये परिवर्तन धीरे धीरे आया। लोगों ने देखा कि यदि वे दूसरों की खुशियों में भागीदार बने तो उनकी खुशी भी बढ़ जाती है। बीरबल के छोटे छोटे कदमों ने एक बड़ी लहर बना दी। अकबर ने भी अपने अनौपचारिक दरबार में नए नए नियम लागू किए। जब किसी घटना में किसी की मदद जरूरी होगी, तब उसे तुरंत समर्थन दिया जाएगा और महल के कुछ हिस्सों को छोड़कर गरीबों के लिए कुछ चीजें हमेशा उपलब्ध रखी जाएंगी। समाप्ति पर बीरबल ने महल के एक शांत से आंगन में अकबर से कहा, महामहिम, मेरे लिए आज की सबसे बड़ी जीत यह है कि लोगों ने देखा कि तूफान में पतंग का काटना जितना मजेदार है, उतना ही जरूरी है कि हम अपने भाइयों की मदद भी करें, वरना वह कटनी कहां से रुकेगी। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम हर बार वही बात नए ढंग से कह देते हो और लोग सुन लेते हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, कभी कभी मजाक में बड़ा सत्य छिपा होता है महामहिम। वर्षों के बाद भी जब मकर संक्रांति का मौसम आता तो लोग बीरबल की उस चालाकी और उदारता की बात करते। कैसे उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि समाज को एक ऐसा उपहार दिया जो साल दर साल बढ़ता गया। बच्चों की हंसी, बूढ़ों की संतुष्टि और महल की नीतियां, सबने मिलकर त्योहार की असली भावना को जीवित रखा। और बीरबल ने अपनी सादगी में यह भी सिखाया कि जीत का असली अर्थ केवल अवार नहीं, बल्कि उस जीत से बने पाटों का सामाजिक उपयोग है। कहानी के आखिरी पन्नों में भीड़ में कोई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, जिसमें उसने बीरबल के लिए गुड़ और तिल के लड्डू रखे थे। बीरबल ने उसे देखकर पूछा, क्यों लाए हैं? वो हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुमने हमारा त्योहार भी मनाया और हमें भी खुश किया। ये मेरा छोटा सा धन्यवाद। बीरबल ने उसके हाथ थामा और कहा, धन्यवाद का अर्थ यही है, उस बूंद को पकड़ना जो नदी बना दे। और इसी तरह मकर संक्रांति की वह प्रतियोगिता, जहां बीरबल ने सबको मात दी, किसी केवल जीत का मजाक नहीं रही। वो एक सबक बन गई, एक प्रेरणा बन गई कि शानो शौकत के बीच भी यदि दिल का दरिया खुल जाए तो समाज की सच्ची समृद्धि नजर आती है। पतंगे आकाश में फिर भी उड़ती रहीं, पर हर पतंग के साथ लोगों के दिलों में कुछ अलग सी गर्माहट भी उठती रही। ये गर्माहट थी साझा करने की, समझने की और सम्मान देने की। और अकबर के महल में बीरबल की वही चंचल मुस्कान और उसकी किरण सी बुद्धि सबको याद दिलाती रही
कि सच्ची जीत वही है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, और वो मुस्कान कभी कभी एक छोटे से गुड़ के लड्डू और एक बच्चे की खुशी के रूप में भी हो सकती है। अकबर के महल में सुबह वही गुलाबी उजाला फैल रहा था जो अक्सर किसी नए दिन के साथ नई उम्मीदें भी लाता था। महल के आंगन में गुलाबी और सुनहरे कपड़ों की हलचल, राज सिंहासन की छाया में खड़े चपरासी के कदमों की टकटक और बाजार की दूर से आती हुई थाप, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता। पर आज कुछ अजीब सा कानाफूसी का शोर हवा में था। पहले तो लोग इसे केवल उत्सव की हल्की सी गूंज समझ रहे थे, पर जैसे जैसे लोग महल की ओर आ रहे थे, फुसफुसाहट बढ़ती गई। बीबी, क्या सचमुच वही बीरबल? हूं। पर साथ में वह आवाज, वो अंदाज, कहां से आया है यह आदमी? दरबार की खिड़की से झांकने पर अकबर ने देखा कि एक सज्जन साधारण परिधान में, पर शिष्ट और आत्मविश्वास से भरी चाल के साथ महल तक पहुंचा है। उस पर सुरीला भगवा टोपा था और उसकी बोली में एक नटखट सी चमक थी। वो मुस्कुराकर दरबार की ओर बढ़ा। जब उसने अपना परिचय दिया तो दरबारियों की आंखें फैल गईं। महामहिम, उसने कहा, मैं बीरबल हूं। कुछ लोग ठठाकर हंस पड़े, कुछ चिल्लाए, ये तो नकल है। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सच्चे दिल से विश्वास कर बैठे। आदमी की आवाज में वो पुराना वियुक्त हास्य और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने एक सवाल की तरह अपनी भौं उठाई और कहा, तो ये बताओ, तुम वही बीरबल हो? नाटक चले, पर नकली बीरबल की परफॉर्मेंस इतनी धारदार थी कि वे सभी, जिनके कानों में उन किस्सों की गूंज थी, चौंक गए। उसने ऐसा वैसा किस्सा सुनाया जो बीरबल अक्सर सुनाते थे। उसने वही हंसी, वही जुबा की फुर्ती और वही चुटकी से जो अकबर के सीने में ठहाका छोड़ जाती थी। पर कुछ लोगों की आंखों में संदेह की छाया थी। दरबार में कुछ दिनों से असमंजस छाया रहा। नकली बीरबल, जिसे लोग अब यादृच्छिक बीरबल कहने लगे थे, अपनी चालाकी और चतुराई से दरबार के छोटे मोटे मामलों में तेजी से मशहूर हो गया। उसने अकबर को खुश करने के कई ऐसे सुझाव दिए जिनसे कुछ अमीरों को फायदा हुआ और कुछ निचले तबके को नुकसान। उस नकली की सलाहों में अक्सर चमक थी, पर गहरी समझ के अभाव में वे फैसले लोगों की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते। अकबर, जो बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ निर्णय लेना चाहते थे, धीरे धीरे उलझते गए। एक ओर तो वो अपनी आंखों और अनुभव पर भरोसा करते थे, पर उनकी दिलचस्पी उस नए बीरबल की त्वरित बुद्धि और दिखावटी हंसी में भी खिंची जा रही थी। असल बीरबल, जो आखिरी बार कुछ दिनों के लिए अपने गांव में गया हुआ था, जब महल लौटा तो उसने ये हलचल देखी। उसने जो पहला काम किया वो था भीड़ में खड़े एक नन्हे बच्चे की ओर देखना। वो बच्चा किसी पुरानी बात का संकेत था, पर बीरबल ने उसे बस देखा और कोई बड़ी बात न की। बाद में उसने देखा कि कुछ लोग उससे अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई पूछ रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, और कुछ बोल रहे थे कि ये आदमी सिर्फ नकल कर रहा है, पर उसी के नकली बहाने अमीरों के खाते भर रहे हैं। बीरबल के मन में एक सवाल उठा, क्यों कोई नकली किसी का स्थान ले सकता है? सवाल सताने लगा तो वे ये भी समझ गए कि समस्या केवल पहचान की नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की थी। एक दिन अकबर ने दरबार में तारीफ भरे सुरों में कहा, हे बीरबल, तुम्हारी गरीबों और अमीरों के लिए सलाहों ने शहर में हलचल मचा दी है, पर मैं देख रहा हूं कि कुछ मुद्दों में लोग असंतुष्ट भी हैं। नकली बीरबल, जो अपनी मुस्कान और शब्दों के चुने हुए कलछलों से लोगों को मोहित कर रहा था, ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, समय बदल रहा है। पुराने सिद्धांत काम नहीं करते, थोड़ा तड़क भड़क जरूरी है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? असल बीरबल ने शांत आवाज में कहा, महामहिम, परहेज और समझ से बड़ा कोई हथियार नहीं। हवा में चमक दिखे या न दिखे, कच्ची चीजों का असर आपके किले की नींव पर पड़ता है। तब बीरबल ने एक प्रस्ताव रखा, चलो हम एक कसौटी रखते हैं जिससे नकली और सच्चे के बीच की लाइन साफ हो सके। अकबर ने कहा, बताओ कौन सी कसौटी? बीरबल ने आंखों में हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक सरल परीक्षा,
नकली और सच्चे का फर्क अक्सर दवा और दया में दिखता है। उस व्यक्ति को जो सबसे पहले सच में किसी गरीब की मदद बिना शोर किए दे, हम उसी को सच्चा मानेंगे, क्योंकि जो केवल दिखावा जानता है वो सच्चे दुख की आवाज सुनकर भी चुप रहेगा। पर मैंने इसे और रोचक बनाया है। हम उस व्यक्ति को व्यावहारिक परीक्षण देंगे, कुछ ऐसा जिसे शब्दों से नास्तिक भी समझ पाए। अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी और आदेश किया कि अगले दिन महल के सामने एक सार्वजनिक परीक्षा रखी जाए। अगली सुबह महल के आंगन में एक भव्य समागम हुआ। बाजार से आए आदमी, किसान और कुछ मुलाजिम, सबकी भीड़ थी। एक मंच लगाया गया जिस पर 2 कुर्सियां रखी गईं, एक अकबर के लिए और दूसरी दोनों बीरबलों के लिए। दोनों बीरबल अपने अपने को सजाने निखारने के लिए तैयार खड़े थे। शोर कम होने पर अकबर ने घोषणा की, आज की परीक्षा सीधी है। एक घड़ी के अंदर महल के बाहर से जो भी गरीब या वंचित आएगा और मदद मांगेगा, तुम दोनों उसे बिना किसी सवाल के सहायता करोगे। पर यह मदद केवल रुपयों या वस्तुओं की नहीं होगी। ये ऐसी मदद होगी जो उसकी सबसे बड़ी जरूरत को दूर करे। जो भी ये काम शोर शराबे या दिखावे के लिए करेगा, उसे नकली माना जाएगा। भीड़ ने तालियां बजाईं, पर सबके मन में जिज्ञासा थी, क्या सचमुच कोई नकली इतनी आसानी से पकड़ा जाएगा? घड़ी चालू हुई। कुछ मिनटों में पहला मंजर आया। एक वृद्ध महिला चलती आई, हाथ में एक झोला और आंखों में थका हुआ दर्द। उसने कहा, राजा मान, मेरे घर के पास जो नलकूप है वो टूट गया, पानी नहीं आता और बच्चों को प्यास लगती है। हम मजबूर हैं। नकली बीरबल ने तुरंत चमकते हुए कहा, यह तो बुरा है, मुझ पर छोड़ दो। और उसने शांत पर जाकर घोषणा की कि वो स्वयं कुछ धन दे देगा और किसी बड़े सूद का इंतजाम करेगा ताकि शीघ्र नलकूप ठीक हो जाए। पर उसकी आवाज में वो शोहरत थी। उसकी हाथ उठाकर बोलने की शैली में वो सबको दिखा रहा था कि उसने क्या बड़ा उपहार दिया। भीड़ ने तालियां नहीं बजाई, पर कई लोगों के चेहरे पर संदेह दिखा, क्योंकि ये मदद केवल बाद में उपयोगी थी और उसे अमल में लाने में समय लगेगा। असल बीरबल ने चुप रहकर वृद्धा की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में देखा और बोला, अम्मा, यहां से ठीक पीछे एक जलकुआं है। मैं अभी तुमसे उसके पास जाऊंगा और देखूंगा कि छोटा सा यंत्र कहां मिलेगा जिससे तुमको आज के लिए पानी मिल सके। वो बगैर बताए अपने साथ मैदान में रखे एक छोटे थैले से कुछ तार, एक छड़ी और एक सूत निकाला। वो सब उसने कल अपने साथ रख लिया था। कुछ ही समय में उसने जमीन पर एक टुकड़ा फिल्टर और एक छोटी सी टंकी का प्रबंध कर दिया और बोला, ये लो, आज के लिए यही पानी। पर मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं नलकूप के लिए राज दरबार में व्यवस्था करूंगा। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और उसने बिना किसी ताली के आत्मीय धन्यवाद दिया। भीड़ मूक रही, क्योंकि यहां दिखावा नहीं, असली असर था। फिर आया दूसरा मंजर। एक युवा सैनिक जो घायल था और तबीयत खराब लग रही थी। उसकी पोशाक जर्जर थी। नकली बीरबल ने फिर से मंच से घोषणा की कि वो तुरंत सैनिक के लिए फंड जुटाकर उसे इलाज दिलवाएगा, और उसने असुरक्षा मिटाने के लिए कुछ शब्दों के साथ मुद्रा दी, पर वो फिर से शोक दिखावा था। असल बीरबल ने सैनिक को उठाया, उसे अपने भाले पर बैठाया, उसे महल के दवाखाने तक ले गया और खुद अपने चश्मे की पट्टी खोलकर कुछ ऑयल और पट्टी बांटी। वो छोटी छोटी चीजें थी पर तुरंत असर कर गए। सैनिक ने फौरन राहत पाई और थोड़ी सी ताकत वापस महसूस की। भीड़ ने देखा कि वास्तविक मदद ने कमी हटाई है। इसी तरह घंटे भर में कई लोग आए। एक गरीब लोहार जो अपनी छोटी सी दुकान खोने वाली थी, एक मां जिसने बच्चे के लिए गेहूं नहीं पाया, और एक समृद्ध व्यापारी की ऐसी शिकायत जिसे पीठ पीछे ही दबाकर रखा गया था। नकली बीरबल हर बार बड़ी बड़ी घोषणाएं करता, पर उसकी घोषणाओं में वो सजीवता नहीं थी जो समस्या को उसी वक्त हल करे। असल बीरबल हर बार छोटी छोटी व्यावहारिक मदद करता, कभी आंदोलन करवा देता, कभी किसी अनजान का हाथ थामकर उसे महल के खजाने से कुछ रुपयों तक पहुंचने का रास्ता दिखा देता।
घंटी बजते ही अकबर ने बुलंद आवाज में कहा, अब परिणाम बताओ। दर्शकों में से लोगों ने खामोशी से उठकर कहा, सच्चा वही है जिसने बिना शोर किए हमारे काम किए। नकली बीरबल, जिसका दिमाग योजना से भरा था, छवियों और घोषणाओं में उलझा था। शर्म से लाल हुआ पर उसने खुद को बचाने की कोशिश की, पर महामहिम, मैंने भी कहा और कहा कि मैं मदद करूंगा। क्या शब्दों में भी अधिकार नहीं है? अकबर ने गंभीरता से कहा, शब्द और वादे बहुत है, पर जब जरूरत ऊपर चिल्लाए तब सुनने वाला और करने वाला चाहिए। नकली बीरबल के चेहरे पर गर्मी थी। उसने समझा कि केवल दिखावे से किसी की भूख और पीड़ा नहीं मिटती। असल बीरबल ने नर्म स्वर में कहा, महामहिम, नकली बुद्धि तेजी से लोगों को बहकाती है, पर दया और कर्म से बड़ी कोई परीक्षा नहीं। उसे अब सीख दे दीजिए और शहर को बताइए कि जो सचमुच लोगों का सहारा बने वही सच्चा है। अकबर ने ठान लिया कि नकली को सजा दी जाए, पर बीरबल ने कहा, नहीं महामहिम, सजा के पहले हमें उसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। किसी का दिल भ्रष्ट तब होता है जब उसकी लागत और जरूरतें मिलती नहीं। आइए हम इसके कारणों का पता लगाएं। जांच में पता चला कि नकली का असली नाम चंद्रशेखर था। वो एक अभिनेता था जो दूर के नगर से आया था। उसने अपने हुनर से लोगों को खूब हंसाया और थोड़ा बहुत चतुराई से लोगों के मन में जगह बना ली थी। वो एक गरीब परिवार से था, जिसने बचपन में सिखाया था कि बड़े मुखौटे और बड़े शब्द किसी को ऊंचा कर देते हैं, पर जीवन ने उसे कठोरता से सिखाया कि केवल दिखावे से पेट नहीं भरता। इसीलिए उसने सोचा, यदि वो बीरबल जैसी प्रतिमा बन जाएगा और थोड़ी सी चाल में लोगों को मोहित करेगा, तो उसे भी कुछ दावत और पहचान मिल जाएगी। पर बीरबल ने उसे देखा और उसकी आंखों में आत्मा की पीड़ा समझी। बीरबल ने कहा, चंद्रेश, तुमने लोगों को हंसाया और अपने लिए बड़ा नाम चाहा, पर तुमने कभी सोचा कि हंसी केवल जब तक दिल में राहत दे तब तक सार्थक रहती है। चंद्रशेखर की आंखों में शर्म थी, पर उसने कहा, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे भी खाने को चाहिए था। बीरबल ने कहा, तो फिर क्यों न तुम अपना हुनर लोगों के काम में लगाओ? जो कला समाज को देता है वही अमुक और सार्थक प्रतिष्ठा है। अकबर ने भी सुझाव दिया कि चंद्रशेखर को महल में कलाकार के रूप में रखा जाए और उसे ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो हर त्योहार और आयोजन में मनोरंजन के साथ साथ लोगों के दुख दर्द पर भी प्रकाश डाले। चंद्रशेखर, जिसने अपनी गलती स्वीकार की, ने आंसू पोंछे और कहा कि वो अब से केवल अपंत्व और सच्चाई के साथ काम करेगा। अकबर ने आदेश किया कि उसे कुछ संसाधन दिए जाएं, ताकि वो अपने परिवार को पाल सके और साथ में समाज हित के कामों में अपनी कला लगा सके। ये घटना सिर्फ एक नकली की परख न रह गई, उसने दरबार में अनेक विचारों को जन्म दिया। दरबारियों ने समझा कि केवल बुद्धि और शिष्टता से कुछ भी नहीं होता। किसी की मंशा, उसकी समझ और उसके कार्यों का असर जरूरतमंदों पर सबसे बड़ा पैमाना है। बीरबल ने अकबर को कहा, महामहिम, पहचान जरूरी है, पर उससे भी बड़ी सीख यह है कि हमें लोगों को समझने का अवसर देना चाहिए। गुस्से में सजा देना आसान है, पर सुधार और मार्गदर्शन से ज्यादा स्थायी सुख मिलता है। अकबर ने इसे स्वीकार किया और दया तथा न्याय का संतुलन बनाए रखा। कुछ महीनों बाद चंद्रशेखर ने महल के संगत में एक नाटक रचा, एक ऐसा नाटक जिसमें दिखावा और सच्चाई के बीच का अंतर दिखाया गया। नाटक ने लोगों की आंखें खोल दी। लोग हंसे, रोए और खुद को परखा। बच्चों ने निकट से सीखा कि दिखावे पर चलना आसान है, पर असली काम वही है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो। नाटक का मुख्य पात्र एक नकली था, जिसे अंत में वास्तविक मानवता और दया ने जीत लिया। ये संदेश लोगों के दिलों में गूंजा। अकबर ने बाद में एक घोषणा की कि महल में ऐसे मामलों के लिए नियम होंगे। जो कोई भी किसी का नायक बनकर असलियत में लोगों को हानि पहुंचाएगा, उसे समझाकर और प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। यदि फिर भी वो सुधार न करे तो प्रतिबंध होंगे। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दया
और मदद के लिए हमेशा एक दरवाजा खुला रहेगा, क्योंकि समाज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो गलतियों को सुधार कर लोगों को उनके सही रास्ते पर लाए। कहानी के समापन पर बीरबल ने अकेले अकबर के कान में कहा, महामहिम, आज की सीख ये है कि पहचान की परीक्षा जरूरी है, पर अधिक महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के दिलों को समझें और उन्हें मौका दें। केवल दंड व्यवस्था से डर से लोग खामोश हो सकते हैं, पर सुधार से ही वे जीवन बदल सकते हैं। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि में हमेशा मानवता की मिठास रहती है। तुमने आज भी सिर्फ मुकाम नहीं बदला, बल्कि समाज का चेहरा भी नर्म कर दिया। और इस तरह महल में आया नकली बीरबल न केवल पकड़ा गया, बल्कि उसकी असलियत से लोगों ने कई सबक लिए। चंद्रशेखर ने अपनी कला से लोगों के दुखों को हल्का किया, और बीरबल ने फिर एक बार ये प्रमाणित किया कि बुद्धि केवल शब्दों की तेजी नहीं होती, बुद्धि वह है जो जीवन को बेहतर बनाए। महल की दीवारों पर वही पुरानी आत्मीयता लौट आई। लोग अब और भी सजग व दयालु हो गए, और जहां कहीं भी कोई नकली चेहरे के पीछे छुपा हुआ दिखावा करने की कोशिश करे, वही लोग समझदारी और दया से उसका सामना करते। कई सालों बाद भी जब लोग अकबर के दरबार की बात करते, तो वे उस दिन की कथा नहीं भूलते। कैसे नकली ने आकर छिछले दिखावे से लोगों को भटका दिया, और कैसे सच्चाई और दया ने उस भ्रम को मिटा दिया। और बीरबल की वही चुटकी, वही सहज मुस्कान और वही मानवीय बुद्धि लोगों के लिए एक मशाल बनकर रही। अकबर के दरबार में हर चीज अपनी रफ्तार से चलती थी, न्याय, रस्म रिवाज और बीरबल की चुस्त फुर्ती। पर एक महीना ऐसा आया जब शहर में चोरी की घटनाएं अचानक बढ़ने लगी। पहले वे छोटी छोटी थी, बाजार के किनारे एक टोपी गायब, किसी घर का अंगूठी खोना। पर कुछ दिनों में सड़क पर घूमने वाली हवाओं की तरह ये घटनाएं फैलने लगी, और लोग डरने लगे। अमीरों ने अपनी खिड़कियां बंद कर दी, व्यापारी रात में दुकान बंद करने लगे, और महल के भी कई सामानों की कमी अकबर तक पहुंची। अकबर ने नियुक्त किए हुए दरबारी जांच पड़ताल करते हुए कई व्यक्तियों को पकड़वाया, पर अगले ही दिन नई चोरी का पता चलता। बड़े बड़े तर्क और सख्त हुक्म का कोई असर नहीं हो रहा था। महल के यज्ञाग्नि से उठा हुआ प्रश्न अकबर के मन में गूंजने लगा, यदि कोई ऐसा चतुर चोर है जो झटपट निशान मिटा देता है और साथ ही इतनी सूझबूझ रखता है कि किसी पर शक नहीं टिकता, तो उसे पकड़ना आसान नहीं। एक सुबह अकबर ने गंभीर मुद्रा में अपने आसन से कहा, बीरबल, इस बार बेहतर उपाय चाहिए। अगर यही चलता रहा तो हमारा शहर और महल दोनों असुरक्षित रह जाएंगे। बीरबल ने अपनी जानदार हंसी रोकते हुए सिर झुकाया और कहा, महामहिम, चोरी होने का अर्थ केवल चीजों का खोना नहीं होता, ये विश्वास का खोना भी है। यदि हम केवल कड़क दंड लगाएंगे तो लोग डरकर चुप रहेंगे, पर चोर की चाल इतनी सूक्ष्म है कि केवल दंड से काम नहीं बनेगा। मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए कि मैं कुछ दिनों तक स्वयं गांव और बाजार में रहकर निरीक्षण करूं। अकबर ने कहा, ठीक है, पर यह जल्दी हो, लोग डर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महामहिम, जल्दी वही करता है जो पहले सही योजना बना। और अगले ही दिन बीरबल ने एक अनोखा कपड़ा बांधा, अपने पांवों में साधारण जूते पहने और बाजार के भीड़ में मिल गया। न कोई शान, न कोई दिखावा। वो बाजार के दुकानदारों से चाय पीता, उनके साथ रोटी बांटता और बच्चों की तरह उछलता झूलता। वो उन स्थानों पर जाता जहां चोरी हुई थी, कभी तेल की दुकान के पास, कभी एक चौराहे पर जिसकी एक कोठरी की चाबी गायब हुई थी। बीरबल ने देखा कि चोरी करने वाला कोई असाधारण हाथ नहीं रखता, न उसकी चाल अलग थी, न उसका चेहरा ऐसा जो भीड़ में छिप न सके। वो अधिक विचार करने लगा, कभी कभी चोर सबसे निकट ही होता है, वो जो लोगों की आंखों में भरोसा पैदा कर दे, जो रात में घरों के दरवाजे की चाबी तक देख ले और फिर बिना कोई शोर किए अपना काम कर दे। बीरबल ने समझा कि ये काम सिर्फ पकड़ने का नहीं, समझने का भी है। चोरी के पीछे की वजह जाननी भी जरूरी है। कुछ दिनों के निरीक्षण के बाद बीरबल ने महल लौटकर
अकबर को अपनी योजना बताई। उसने कहा, महामहिम, हमें चोर को पकड़ने के लिए एक ऐसी चाल चलनी होगी जिसमें न केवल उसकी प्रवृत्ति पकड़ी जाए, बल्कि वो ये भी न समझ पाए कि उसे जाल में फंसाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप महल के कुछ छोटे छोटे सामान, एक सोने की कमरबंद, एक मोती की माला, एक सोने का बटन जो हाल ही में गायब हुए हों, वापस महल के खुले आंगन में एक थैली में रखें और उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाया जाए। अकबर ने अचरज से पूछा, पर इससे क्या होगा? बीरबल ने आंखें चमकाकर कहा, हम उस थैली में कुछ ऐसा रखेंगे जो केवल चोर ही नहीं, बल्कि उसकी प्रवृत्ति को भी उजागर कर दे, एक छोटा सा संकेत जिसे केवल चोर अपने साथ ले जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बताओ क्या है वो संकेत? बीरबल ने अपनी योजना को विस्तार से बताया। वो थैलिए के कुछ हिस्सों में सूक्ष्म सी चमकती हुई धूल का मिलान करवाएगा, जो केवल उन हाथों पर टिकेगी जो लंबे समय तक थैले को चूहे जैसे पकड़ते हुए छुपाते। पर असली जादू था बीरबल की बात में। उसने कहा कि थैलिए में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा जाएगा जिस पर छोटा सा तिलक किया गया होगा, जो विशेष जड़ी बूटी के रस से तैयार था। ये रस उस समय चमकता है जब उसे रात के अंधेरे में छुआ जाए। चोर जो चोरी कर रहा होगा, रात की चुप्पी में वह थैलिए उठाकर अपने स्थान पर रखेगा और उसकी हथेलियों पर वो रस अवश्य टिकेगा। पर यह निशान सुबह में धुंधला ना हो और केवल चोर ही उस रस से चिपके निशान को हटाने की कोशिश करेगा। अकबर ने ठंडी आंखों से कहा, यह चाल पेचीदा है, पर सत्य प्रायोगिक ही होना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं इसे और पक्का कर दूंगा। हम कुछ ऐसे पात्रों को भी रखेंगे जो अनजाने में चोर का रास्ता काट लें और उसकी आदतों को नजर में रख लें। अकबर ने योजना की स्वीकृति दे दी और आदेश दिया कि अगले दिन महल के आंगन में वही थैलिए रखे जाएं। रात को महल में सब सन्न था। दरबार के चिराग बुझ चुके थे और राजसी नींद महल पर पसरी हुई थी। बीरबल ने प्याले की तरह शांत आंखों से अपने मित्रों को देखा और कहा, अब देखिए, चाहे चोर कितना भी चालाक हो, मानव प्रवृत्ति की कुछ कुंजियां हैं जो छिप नहीं सकती। और सुबह हुई तो थैलिए और सामान उसी स्थान पर रखे हुए थे, आम लोगों के देखने के लिए। कई लोग आए, कुछ ने शोर मचाया, पर किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। पर उसी रात जैसे कोई सावधान आग, कोई ढीठ हाथ चुपके से आया और थैलिए को उठा कर ले गया। वो व्यक्ति इतनी चुप्पी से चला कि केवल चांद की किरणों ने उसकी परछाई देखी। अगले दिन बीरबल ने महल के सामने विशेष पात्र बुलाए, नहाए धोए, हाथों में मिट्टी और साबुन के थाल रखकर, ताकि वे हर किसी का हाथ जान सकें। उन्होंने चोर की प्रवृत्ति के मुताबिक कहा कि महल में जो भी व्यक्ति नए नए निशान या चमकते धब्बे लेकर आएगा, उसे रुक कर बताओ। भीड़ में एक तराजू का व्यापारी आया जिसका नाम हरिहर था। वो ईमानदार माना जाता था, पर बीरबल ने देखा कि उसके दोनों हाथों की तलवटों पर कुछ अनूठा था, एक सूजी सी चमक जो रात की मिट्टी से मिलने पर ही दिखती थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, हरिहर, तुमने कल रात क्या किया था? हरिहर ने भोली चाल में कहा, मैं तो बाजार में टहल रहा था बीरबल साहब। पर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, पर क्या तुम हाथ धुलवा दोगे? हरिहर ने कहा, हां, क्यों नहीं। हाथ धोते ही थाल में कुछ धूल और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उभर आया। उसी पर वही तिलक था जो थैलिए में रखा गया था। हरिहर के चेहरे पर भय की लकीर दौड़ गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हरिहर, तुम्हारे पास वो कागज कैसे आया? हरिहर ने लाल चंदन के फूल जैसे चेहरे पर आंसू खींचते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने ये नहीं किया। पर जब गहरी जांच हुई तो मालूम पड़ा कि हरिहर अक्सर रात में घर से बाहर जाता था, पर उसका काम चोरी नहीं था। उसने चोरी की वस्तु अपने घर के ऊपर की कोठरी में रखी थी। भीड़ में खलबली मच गई, पर बीरबल ने गहराई से देखा। हरिहर के आंखों में जो भाव थे वे अपराधी की नहीं, बल्कि टूटे हुए पिता की तरह के थे। उसके पास हवालों में टिकने वाली हिम्मत नहीं थी। जांच परख में खुलासा हुआ कि हरिहर ने चोरी इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित थी
और दवा का खर्च वो नहीं उठा पा रहा था। उसने सोचा कि वो चाहे कितना बड़ा अपराध करे पर उसकी मंशा दवा दिलवाना थी। वो चोरी करके तुरंत महल के कुछ सामान बेच देता और उससे दवाई का इंतजाम करता। भीड़ ने उसे बुरी निगाहों से देखा, पर बीरबल की बुद्धि ने कहा कि केवल पकड़ने और दंड देने से बात खत्म नहीं होगी। उसने अकबर से निवेदन किया कि पहले हरिहर की वजहों को समझा जाए और समाज के वे लोग जिनकी मजबूरी ने उन्हें अपराध की राह पर धकेला है, उनकी मदद का मार्ग निकाला जाए। अकबर, जो न्याय और करुणा दोनों का राजा था, बोला, सब सिद्धांतों के बाद भी सच्चाई यही है, चोरी गलत है, पर हरिजन की मजबूरियों को समझना भी जरूरी है। बीरबल ने सुझाव दिया कि हरिहर को सार्वजनिक रूप से दंड न दें, बल्कि उसे कानूनी रूप से अपराध की सजा सुनाकर उसे समाज सेवा का काम दिया जाए। वही सामान जो उसने चोरी किए वे वापस कराए जाएं, पर साथ में कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि भविष्य में ऐसे मामलों की आवश्यकता ही न पड़े। अकबर ने निदान के तौर पर कहा कि हरिहर को 2 साल के लिए महल के गोदाम में काम दिया जाए और उसकी पत्नी के इलाज की फीस महल से दी जाए। साथ ही महल की एक समिति बनाई जाए जो बाहरी गरीबों के लिए दवाइयों के लिए फंड चलाए। कई लोग इस निर्णय पर अचंभित हुए, पर बीरबल ने कहा, निर्दोष और अपराधी के बीच एक रेखा होती है। हम उस रेखा को पहचान कर सही उपाय करेंगे। कभी कभी दंड भी शिक्षा दे सकता है और रहम भी। हरिहर ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और कहा कि वो अपनी गलती सुधारेगा। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और महल के गोदाम में ईमानदारी से काम किया। समय के साथ उसका सम्मान लौट आया। पर कहानी का एक और मोड़ था। चोरी की घटनाएं रुक गई, पर बीरबल ने देखा कि ये एक मात्र मामला नहीं था। उसने और जांच की तो कुछ अन्य लोग भी पकड़े गए जिनकी वजह अलग थी। कोई अनाज की कमी से, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और कोई अपने बूढ़े माता पिता के इलाज के लिए। हर बार बीरबल ने वही पद्धति अपनाई, पहले कारण पता करना, फिर संगठित उपाय करना और अंत में समाज के लिए दीर्घकालिक उपाय सुझाना, ताकि मजबूरी ही अपराध की जड़ न बने। समय के साथ महल ने एक नई नीति अपनाई। जरूरतमंदों के लिए राज दरबार का एक विशेष कोष बनाया गया और समुदाय के प्रमुखों को भी निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने मोहल्लों में निगरानी रखें और सुनहरे अवसर पर लोगों को साधारण सहायता पहुंचाएं। शहर में एक नई समझ बनी कि चोरी का केवल दंड देने से समस्या का हल नहीं होता, बल्कि कारण हटाने से ही समाज सुरक्षित रहता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, तुमने चोर पकड़ने का नया तरीका निकाला, पर क्या ये केवल पकड़ ही थी या कुछ और भी था? बीरबल ने शांति से कहा, महामहिम, पकड़ना आसान है, पर समस्या को जड़ से काटना कठिन। चोर वो बनता है जिसका मन समाज में दरार देखता है। यदि हम दरार भर दें तो चोर भी दरार से बांधकर वापस आ जाएगा। अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने इस शहर को केवल वस्तुएं लौटाकर नहीं, बल्कि विश्वास भी लौटाया है। कई साल बाद भी जब लोग उन दिनों को याद करते तो वे केवल चोर पकड़े जाने की बात नहीं करते थे। वे उस परिवर्तन की भी बात करते थे जो बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दया ने लाई। महल के गोदामों में हरिहर जैसे कई लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे और शहर के कोने कोने में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। बीरबल ने फिर दिखा दिया कि बुद्धि केवल चालाकी नहीं होती, वो करुणा, समझ और संरचना का मेल भी है। कहानी के अंत में बीरबल एक शाम छत पर खड़ा बना। आसमान में तारों की छटा थी और शहर की हल्की हल्की रोशनी एक कविता जैसी लग रही थी। उसने अकबर से कहा, महामहिम, मैंने चोर पकड़ा तो इसलिए नहीं कि मैं बड़ा नायक बनना चाहता था, पर इसलिए कि मैं चाहता था कि बच्चों की आंखों से डर निकल जाए और घरों में फिर से शांति रहे। अकबर ने सिर हिलाया और बोला, तुम हमेशा सच्चाई को वैसे ही सामने लाते हो, न केवल पकड़कर वरन सुधार कर। बीरबल ने अपनी वही धीमी हंसी में कहा, यही असली काम है जो किसी भी विधि से बड़ा है। और इस तरह जब बीरबल ने चोर को पकड़ने का नया तरीका निकाला तो उसने केवल एक चोर का पर्दाफाश नहीं किया,
उसने समाज की उन जड़ों तक पहुंचकर वे उपाय सुझाए जिनसे आने वाले समय में चोरी की जड़ें सूख जाए। लोगों ने फिर से विश्वास पाया और महल की चौखट पर वही पुराना सुनहरा संसार लौट आया, जहां न्याय और करुणा साथ साथ चलते थे। और बीरबल की चतुराई ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा उपाय वही है जो लोगों के दिलों को बदल दे। भीड़ में एक तराजू का व्यापारी आया जिसका नाम हरिहर था। वो ईमानदार माना जाता था, पर बीरबल ने देखा कि उसके दोनों हाथों की तलवटों पर कुछ अनूठा था, एक सूजी सी चमक जो रात की मिट्टी से मिलने पर ही दिखती थी। बीरबल ने धीरे से पूछा, हरिहर, तुमने कल रात क्या किया था? हरिहर ने भोली चाल में कहा, मैं तो बाजार में टहल रहा था बीरबल साहब। पर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, पर क्या तुम हाथ धुलवा दोगे? हरिहर ने कहा, हां, क्यों नहीं। हाथ धोते ही थाल में कुछ धूल और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उभर आया। उसी पर वही तिलक था जो थैलिए में रखा गया था। हरिहर के चेहरे पर भय की लकीर दौड़ गई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हरिहर, तुम्हारे पास वो कागज कैसे आया? हरिहर ने लाल चंदन के फूल जैसे चेहरे पर आंसू खींचते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने ये नहीं किया। पर जब गहरी जांच हुई तो मालूम पड़ा कि हरिहर अक्सर रात में घर से बाहर जाता था, पर उसका काम चोरी नहीं था। उसने चोरी की वस्तु अपने घर के ऊपर की कोठरी में रखी थी। भीड़ में खलबली मच गई, पर बीरबल ने गहराई से देखा। हरिहर के आंखों में जो भाव थे वे अपराधी की नहीं, बल्कि टूटे हुए पिता की तरह के थे। उसके पास हवालों में टिकने वाली हिम्मत नहीं थी। जांच परख में खुलासा हुआ कि हरिहर ने चोरी इसलिए की क्योंकि उसकी पत्नी गंभीर रोग से पीड़ित थी और दवा का खर्च वो नहीं उठा पा रहा था। उसने सोचा कि वो चाहे कितना बड़ा अपराध करे, पर उसकी मंशा दवा दिलवाना थी। वो चोरी करके तुरंत महल के कुछ सामान बेच देता और उससे दवाई का इंतजाम करता। भीड़ ने उसे बुरी निगाहों से देखा, पर बीरबल की बुद्धि ने कहा कि केवल पकड़ने और दंड देने से बात खत्म नहीं होगी। उसने अकबर से निवेदन किया कि पहले हरिहर की वजहों को समझा जाए और समाज के वे लोग जिनकी मजबूरी ने उन्हें अपराध की राह पर धकेला है, उनकी मदद का मार्ग निकाला जाए। अकबर, जो न्याय और करुणा दोनों का राजा था, बोला, सब सिद्धांतों के बाद भी सच्चाई यही है, चोरी गलत है, पर हरिजन की मजबूरियों को समझना भी जरूरी है। बीरबल ने सुझाव दिया कि हरिहर को सार्वजनिक रूप से दंड न दें, बल्कि उसे कानूनी रूप से अपराध की सजा सुनाकर उसे समाज सेवा का काम दिया जाए। वही सामान जो उसने चोरी किए वे वापस कराए जाएं, पर साथ में कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि भविष्य में ऐसे मामलों की आवश्यकता ही न पड़े। अकबर ने निदान के तौर पर कहा कि हरिहर को 2 साल के लिए महल के गोदाम में काम दिया जाए और उसकी पत्नी के इलाज की फीस महल से दी जाए। साथ ही महल की एक समिति बनाई जाए जो बाहरी गरीबों के लिए दवाइयों के लिए फंड चलाए। कई लोग इस निर्णय पर अचंभित हुए, पर बीरबल ने कहा, निर्दोष और अपराधी के बीच एक रेखा होती है, हम उस रेखा को पहचान कर सही उपाय करेंगे। कभी कभी दंड भी शिक्षा दे सकता है और रहम भी। हरिहर ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और कहा कि वो अपनी गलती सुधारेगा। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और महल के गोदाम में ईमानदारी से काम किया। समय के साथ उसका सम्मान लौट आया। पर कहानी का एक और मोड़ था। चोरी की घटनाएं रुक गई, पर बीरबल ने देखा कि ये एक मात्र मामला नहीं था। उसने और जांच की तो कुछ अन्य लोग भी पकड़े गए जिनकी वजह अलग थी। कोई अनाज की कमी से, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और कोई अपने बूढ़े माता पिता के इलाज के लिए। हर बार बीरबल ने वही पद्धति अपनाई, पहले कारण पता करना, फिर संगठित उपाय करना और अंत में समाज के लिए दीर्घकालिक उपाय सुझाना, ताकि मजबूरी ही अपराध की जड़ न बने। समय के साथ महल ने एक नई नीति अपनाई। जरूरतमंदों के लिए राज दरबार का एक विशेष कोष बनाया गया और समुदाय के प्रमुखों को भी निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने मोहल्लों में निगरानी रखें और सुनहरे अवसर पर लोगों को साधारण सहायता पहुंचाएं। शहर में एक नई समझ बनी
कि चोरी का केवल दंड देने से समस्या का हल नहीं होता, बल्कि कारण हटाने से ही समाज सुरक्षित रहता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, तुमने चोर पकड़ने का नया तरीका निकाला, पर क्या यह केवल पकड़ ही थी या कुछ और भी था? बीरबल ने शांति से कहा, महामहिम, पकड़ना आसान है, पर समस्या को जड़ से काटना कठिन। चोर वो बनता है जिसका मन समाज में दरार देखता है। यदि हम दरार भर दें तो चोर भी दरार से बांधकर वापस आ जाएगा। अकबर ने प्रसन्नता से कहा, तुमने इस शहर को केवल वस्तुएं लौटाकर नहीं, बल्कि विश्वास भी लौटाया है। कई साल बाद भी जब लोग उन दिनों को याद करते तो वे केवल चोर पकड़े जाने की बात नहीं करते थे, वे उस परिवर्तन की भी बात करते थे जो बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दया ने लाई। महल के गोदामों में हरिहर जैसे कई लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, और शहर के कोने कोने में एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया। बीरबल ने फिर दिखा दिया कि बुद्धि केवल चालाकी नहीं होती, वो करुणा, समझ और संरचना का मेल भी है। कहानी के अंत में बीरबल एक शाम छत पर खड़ा बना। आसमान में तारों की छटा थी और शहर की हल्की हल्की रोशनी एक कविता जैसी लग रही थी। उसने अकबर से कहा, महामहिम, मैंने चोर पकड़ा तो इसलिए नहीं कि मैं बड़ा नायक बनना चाहता था, पर इसलिए कि मैं चाहता था कि बच्चों की आंखों से डर निकल जाए और घरों में फिर से शांति रहे। अकबर ने सिर हिलाया और बोला, तुम हमेशा सच्चाई को वैसे ही सामने लाते हो, न केवल पकड़कर वरन सुधार कर। बीरबल ने अपनी वही धीमी हंसी में कहा, यही असली काम है जो किसी भी विधि से बड़ा है। और इस तरह जब बीरबल ने चोर को पकड़ने का नया तरीका निकाला तो उसने केवल एक चोर का पर्दाफाश नहीं किया, उसने समाज की उन जड़ों तक पहुंचकर वे उपाय सुझाए जिनसे आने वाले समय में चोरी की जड़ें सूख जाए। लोगों ने फिर से विश्वास पाया और महल की चौखट पर वही पुराना सुनहरा संसार लौट आया जहां न्याय और करुणा साथ साथ चलते थे। और बीरबल की चतुराई ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ा उपाय वही है